ओके, आज हम फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और बुक है समीर बंसल। ठीक, देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है f is from R to R and fx is given as 3 power minus mod x minus 3 power x plus signum e to the power minus x plus 2, then which of the following is correct। आपको बताना है फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, सर्जेक्टिव है या नहीं है। ठीक, तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव पता करने से पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो e टू द पावर माइनस एक्स कैसा फंक्शन होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज का सिग्नम क्या होता है, एग्जैक्ट 1 होता है। तो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 3 पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 3 पावर एक्स प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ मॉड एक्स को अगर हम देखें तो आप जानते होंगे मॉड एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स या माइनस एक्स। एक्स कब लिखेंगे, जब एक्स पॉजिटिव हो, मतलब मॉडुलस एज इट इज बाहर आ जाएगा जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और एक माइनस के साथ आएगा जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक है, और इक्वल टू 0 आप किसी में भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। अब आप देखो हमारे पास कितने केसेस हो सकते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस होगा कि x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा केस होगा x लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अब आप देखो, ठीक है, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर x लेस देन 0 है तो हमें मॉड x की जगह रखना होगा माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा 3 पावर माइनस माइनस एक्स, तो 3 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 3, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मैनी वन होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मैनी वन। ये चीज मालूम होगी आपको। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अच्छा, अगर मान लो इससे मुझे 1 1 मिल भी गया फिर भी ओवरऑल फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो हम इसको केवल इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, रेंज मिल जाए। क्यों, क्योंकि 1 1 मैनी वन में से तो पता चल गया कि फंक्शन क्या है, मैनी वन है। ठीक है, अब ऑन टू और इनटू भी आप जानते होंगे, मतलब ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है, तो फंक्शन अगर सर्जेक्टिव है तो क्या होना चाहिए, फंक्शन का कोडोमेन और उसका रेंज सेम होना चाहिए। तो हम इस फंक्शन का क्या पता कर ले, रेंज पता कर लेते हैं। ठीक है, अब x लेस देन 0 के लिए फंक्शन का रेंज क्या है, केवल एक एलिमेंट है वो भी 3। यहां से देखते हैं क्या मिलेगा, तो यहां से एफ एक्स आएगा, पॉजिटिव के लिए मॉड एक्स क्या होगा, x होगा, तो यह आएगा 3 पावर माइनस एक्स माइनस 3 पावर x प्लस 3। इन दोनों में से क्या करो, 3 पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 पावर x का स्क्वायर प्लस 3। इसको लिख पाएंगे 3 पावर माइनस एक्स 1 माइनस 3 पावर x 1 प्लस 3 पावर x प्लस 3। इस टर्म को हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो 3 पावर x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो और ये वाला टर्म, ठीक है ना, इस टर्म को अगर आप चाहे तो नीचे ले जा सकते हैं, है ना, इतने के अपॉन में, ये हो जाएगा 3 पावर x। अब आप सोचो ये वाला टर्म जो है
ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 प्लस 3 पावर एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और ये टर्म क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव, और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है मेरा ये होगा लेस देन और इक्वल टू 0, उसमें 3 ऐड कर दो, तो एफ एक्स हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो एफ एक्स मुझे पता चला, मतलब रेंज पता चल गया, रेंज होगा 3 से कम, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। और क्लियरली दिख रहा है कि ये रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, मतलब रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है f इज फ्रॉम d to r and fx is given as x square plus 2x plus a upon x square plus 4x plus 3a where d is domain and r is the set of all real numbers। तो हम जानते ही ये पहला सेट जो है ये डोमेन है और सेकंड सेट जो है वो कोडोमेन है। ठीक, फिर लिखा है इफ f इज सर्जेक्टिव, मतलब f कैसा है, सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव बोल दो या ऑन टू बोल दो, एक ही बात है। तो a का रेंज बताना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारा, सर्जेक्टिव है, तो a क्या होना चाहिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका रेंज फाइंड कर लो, और रेंज फाइंड कर कैसे किया करते हैं हम, इक्वल टू y मानकर, और ये मालूम होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो देखो x में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, पहले ये टर्म इधर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, y माइनस 1। ठीक है, फिर अगला 4xy माइनस 2x। ठीक है, 4xy माइनस 2x, इसमें से क्या हो जाएगा 2x कॉमन, तो ये होगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 प्लस 3ay माइनस a, तो a कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्यों बना ली, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो किसका एलिमेंट होता है, डोमेन का। x जो है वो किसका एलिमेंट होता है, डोमेन का। और डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सबसेट ऑफ r। भाई डोमेन हो चाहे रेंज हो, किसके सबसेट्स होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। तो मैं बोल सकता हूं फाइनली कि जो x होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। हम जानते हैं इक्वेशन जो है इक्वल टू 0 केवल 2 वैल्यूज पर देगी, जिसको हम रूट्स बोलते हैं। तो यहां से हम बोलेंगे कि रूट्स क्या होंगे, रियल। तो फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स यहां से रियल होना चाहिए ना, तभी तो डोमेन रियल होगा। कभी सुना है डोमेन इमेजिनरी हो जाए, नहीं। तो x क्या होगा, रियल। तो हमने क्या लगा दिया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक से मालूम होगा, लगाओ डिस्क्रिमिनेंट, तो ये जाएगा बी स्क्वायर ये टर्म आएगा माइनस 4ac, c की जगह आएगा a इंटू 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और ये a एज इट इज रखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देता है, तो 3y स्क्वायर माइनस y माइनस 3y, तो माइनस 4y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां दिख रहा है कि हम क्वाड्रेटिक किस में बना सकते हैं, y में बना सकते हैं। तो y में क्वाड्रेटिक बना के देख लेते हैं। तो यहां से आएगा कोफिशिएंट 4 और यहां से आएगा माइनस 3a, तो इस तरीके से लिख लिया। फिर y वाला टर्म लिखा, यहां से आएगा कोफिशिएंट माइनस 4 और यहां से आएगा 4a, तो a और माइनस 4 का माइनस 1, क्यों, क्योंकि हम 4 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगला टर्म आएगा 1 माइनस a, तो हो जाएगा 1 माइनस a और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस एक बार के लिए चेक कर लेना गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
4ay कैसा आएगा प्लस का और 4y आएगा माइनस का, ठीक है, ये सही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब आप सोचो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई और बोल सकते इक्वेशन तो नहीं है, इनइक्वालिटी है। अब आप ये सोचो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगी, भाई जो भी y आएगा वो रेंज होगी। बट हमें मालूम है यहाँ पे फंक्शन कैसा है, ऑन टू, मतलब इसकी रेंज क्या आना चाहिए, ऑल रियल नंबर, ठीक है। मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, मतलब यहां से हमें y की क्या वैल्यू मिलना चाहिए, ऑल रियल नंबर, तभी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, सर्जेक्टिव होगा। तो अब बताओ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो ऐसा तब होता है जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है। भाई आप ये देख सकते हैं क्वाड्रेटिक में ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन दो केसेस में हो सकती है। अगर d ग्रेटर देन पॉजिटिव चाहिए अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ग्राफ ऐसा होगा, और अगर इक्वल टू 0 भी चाहिए तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे टच कर जाएगा, ठीक है। दो केसेस आपके पास हो सकते हैं। तो ऊपर वाले के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0, और नीचे वाले ग्राफ के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। तो मुझे ग्रेटर देन भी चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों ले सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा करने से मेरा ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से मिलेगा आपको a लेस देन 4/3, यहां से a मिला, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगा दो तो आ जाएगा b² मतलब 16 a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब 4 माइनस 3a, और c जो है उसको अगर मैं a माइनस 1 लिखूँ तो एक माइनस आ जाएगा जो कि इसको प्लस कर देगा, तो ये जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से क्लियरली 4a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 4 और a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 4a माइनस 1 मतलब 4a माइनस 4, और यहाँ से 4 चला गया, केवल क्या बचा 4 माइनस 3a, तो प्लस का 4 माइनस 3a लेस देन और इक्वल टू 0। तो 4 से मान लो डिवाइड हो गया तो आ जाएगा a माइनस 1, और यहाँ से केवल क्या बचेगा a, तो a माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब a होगा 0 to 1, ये इस तरीके से आएगा। तो आपको पता चला कि अगर इस फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर्स है तो a क्या लाई करना चाहिए, 0 से 1, a लाई करना चाहिए 0 से 1। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में आपके पास एक में दे रखा है ओपन 0 से ओपन 1, एक में क्लोज 0 से क्लोज 1। तो आप एक बार के लिए इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 पे इसको चेक कर लें, ठीक है। भाई हमें तो a की वो वैल्यू चाहिए ना जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो, ऑन टू हो, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए इसको चेक कर लेता हूं कि अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा। तो अगर a 0 होगा तो देखो फंक्शन क्या बनेगा, है ना, y लिख देता हूं, यह आएगा x² प्लस 2x अपॉन x² प्लस 4x। इसमें दिख रहा है एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा, उसको अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4, और जानते हैं रेंज के लिए हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, बट विद इन कंडीशन। मतलब कंडीशन यहाँ पे ये होगी कि हम बोलेंगे कि x 0 नहीं है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डोमेन हमें कोई गिवन ही नहीं है तो हमें उसको लेने और ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास ये आ जाएगा, अगर a 0 होगा तो फंक्शन इस तरीके से होगा, और आपको मालूम होना चाहिए लीनियर अपॉन लीनियर जो फंक्शन होते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर जो आपके पास रैशनल फंक्शंस होते हैं, वो कभी भी मतलब उनका जो रेंज होता है वो कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होता है, उनमें एक एलिमेंट मिसिंग होता है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी,
इसका जब आप रेंज निकालोगे तो आपको मिलेगा आर माइनस ए बाय सी। इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर नहीं है, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा, ए बाय सी। ठीक है, तो ऐसा लेने से अगर ए 0 लिया तो ये लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम ए को 0 नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1 के लिए चेक कर लो। अगर मैं ए को 1 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं ए को 1 लेता हूं तो फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ऊपर वाला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे के फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 1 x प्लस 3। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड ओबियसली x इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये भी लीनियर अपॉन लीनियर आ गया। तो अभी भी बताया इसका जो डोमेन है, सॉरी इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर नहीं होगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर है। हैंस ए शुड बी ओपन 0 टू ओपन 1। इसका आंसर ओपन 0 से ओपन 1 होगा। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो थर्ड, इसमें एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एफ ऑफ 2 प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस टी फॉर ऑल रियल नंबर्स टी, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि एफ इज सिमेट्रिक, एफ टी बोल देते हैं, एफ ऑफ टी इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन t इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन होगा f वो इस वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और आप जानते हैं दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक लाइन सिमेट्री होती है और एक पॉइंट सिमेट्री होती है। तो ये किस टाइप की है, लाइन सिमेट्री है। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया t इक्वल टू 2। अच्छा, एफ टी है इसलिए t इक्वल टू 2। अगर मैं एफ एक्स के लिए बोलूंगा तो लाइन क्या होगी, x इक्वल टू 2। तो आप देखो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ आएगा एक पैराबोला, वो भी अपवर्ड पैराबोला। और हम जानते हैं ये पैराबोला होता है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। ठीक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा है कि एफ टी इज सिमेट्रिक अबाउट t इक्वल टू 2, तो एफ एक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2। तो कहने का मतलब माइनस बी बाय 2a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है ना, ऐसे यहां से निकाल लो पहले, माइनस बी बाय 2a कितना बन रहा है, माइनस बी बाय 2 बन रहा है। इसकी वैल्यू इक्वेट करोगे तो b आ जाएगा आपके पास -4। ठीक है, और b -4 आ गया, इसलिए फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है, निकालना है f1 f2 और f4 में रिलेशन, मतलब कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो बस फाइंड कर लो इन्हीं को, बताओ जरा f1 कितना बनेगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस सी, 2 के लिए आएगा 4 माइनस 8 मतलब -4 प्लस सी, 16 माइनस 16 0 प्लस सी। तो अब बता सकते हैं कौन बड़ा होगा। अब कोई सोचे सी तो गिवन ही नहीं, कैसे बताएंगे, देखो जरा आप बताओ, सी को छोड़ दो, -3 -4 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा है, उसके बाद -3 और उससे छोटा -4, इनमें तो ये रिलेशन आएगा। अब अगर मैं तीनों में सी ऐड कर दूं, मैं अगर तीनों में सी ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सी कोई सा भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जोड़ा तो सब में एक जैसा नंबर है ना। तो ये इनइक्वालिटी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। और हम बोल सकते हैं अब कि ये है एफ ऑफ 4, ये है एफ ऑफ 1 और ये है एफ ऑफ 2। तो देखो आपको इनमें रिलेशन मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें हमें एफ एक्स गिवन है पाई इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 7 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 9, और बताना है रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू sin 2 f ऑफ x। तो एफ एक्स ये है
और इसका रेंज बताना है, मतलब y का। तो भाई fx का रेंज पता चल जाए तो sin 2fx का रेंज आ जाएगा, मतलब y का रेंज आ जाएगा। इसका रेंज पता करता है। रेंज पता करने से पहले डोमेन जरूर चेक कर लिया करो। तो डोमेन के लिए x + 7 जो है, मतलब जो रूट के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए -7, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x क्या नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं रेंज पता करने के लिए। तो सिंप्लीफाई के नाम पे देखो, अगर आप रैशनलाइज कर लोगे तो आपको यही टर्म क्रिएट होता हुआ दिखेगा। ये a माइनस बी है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया a² माइनस b², और अपॉन में x माइनस 9 एज इट इज, मल्टीप्लाई करा है हमने x + 7 के रूट -4 से, +4 से, ठीक है। रैशनलाइज कर दिया, ये टर्म देखो x माइनस 9 बन रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मुझे मिलेगा fx इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट x + 7 + 4, ठीक, इस टाइप से आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज यहां पे देखो, अंडर रूट x + 7 क्या होगा, रेंज पता करना है तो मैं सबसे पहले रूट वाले टर्म को देखता हूं। तो अगर रूट x + 7 देखा जाए तो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो अंडर रूट x + 7 + 4 क्या आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। और इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, अच्छा ये ग्रेटर देन 4 आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि x जो है वो हम सभी रियल नंबर्स मान लेंगे, बट हाँ ओबियसली क्या होंगे, -7 से बड़े, नहीं तो रूट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट x + 7 + 4, तो वो आ जाएगा 1/4 से लेकर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ठीक है, इस टाइप से आएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई से, ताकि fx क्रिएट हो जाए। तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर बीच वाला fx बन जाएगा, और ये हो जाएगा π/4 से लेकर 0, ठीक है, π/4 से लेकर 0। अब आप यहां पे सोचो, x जो है वो 9 नहीं लेना था, तो fx मुझे यहां से यहां तक तो मिला, लेकिन अगर सोचो x की वैल्यू 9 नहीं है तो fx क्या नहीं होगा, वो चेक कर लेते हैं। 9 रखोगे तो 9 और 7 16, 16 का रूट 4, 4 और 4 8, तो बनेगा π/8। और देखो π/8 इसके बीच में आता है, तो इसका मतलब आपको fx ये लेना है मगर π/8 नहीं लेना है, ठीक है। तो अब आप यहां पे सोचो 2fx कितना होगा, 2fx हो जाएगा π/2 से लेकर 0, 2fx होगा π/2 से लेकर 0, यहां पे ओपन है। तो इसका साइन क्या होगा, मतलब साइन फंक्शन, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर π/4। अच्छा, ये सिंबल जो है ना, ये पहले ही उल्टे लगे हुए थे, तो सॉरी, ये हो जाएगा इस तरीके से ही रहेगा, ये उल्टा रहेगा, है ना। इनको चेंज कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा π/4, इस टाइप से है। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2। तो ये यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ये क्या होगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे क्या करा, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो सिंबल बदल जाते हैं, ठीक है ना, तो मैंने वैल्यू बदल दी, इसलिए ये सिंबल्स क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से हुआ है। अब sin 2fx मतलब y का रेंज मुझे दिख रहा है 0 से 1, बट हमें एक जो वैल्यू चल रही है अभी कि ये नहीं होना चाहिए, तो fx अगर π/8 नहीं है तो 2fx क्या नहीं है, π/4 नहीं है। तो sin 2fx क्या नहीं है, sin π/4 मतलब 1/√2। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है 0 से 1 के बीच में वो होगी, मगर 1/√2 नहीं होगा। तो y का रेंज आपको मिला 0 से 1/√2 यूनियन 1/√2 से 1, ठीक है, और 0 पे क्या रहेगा, ओपन। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन, इसमें दिया है fx इक्वल टू
मैक्सिमम ऑफ साइन टी एंड टी लाइज फ्रॉम 0 to x, फिर gx इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन टी एंड t लाइज फ्रॉम 0 to x, और hx हमें गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx माइनस gx। ठीक है, तो रेंज ऑफ hx हमें बताना है। तो hx का रेंज कैसे आएगा, fx और gx पता चल जाए, उनका डिफरेंस निकालेंगे और फिर डिफरेंस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और fx gx हमें इस तरीके से दे रखें तो कह सकते हैं फंक्शन सेम है, बस मैक्सिमम वैल्यू fx होगी और मिनिमम वैल्यू gx होगी। तो फंक्शन क्या है हमारा, साइन t। तो साइन t है तो आप क्या करो, इसका ग्राफ बना लो, और साइन t में आपको t क्या लेना है, 0 से x लेना है। ठीक है, अब x जो है वो ओबियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि t 0 से बड़ा है, x से छोटा है। ठीक है ना, तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले साइन का ग्राफ बना लो, ये हमने मान लिया साइन t का ग्राफ है ना, साइन t का ग्राफ है, और ये पॉइंट आप जानते हैं π/2, ये पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट 3π/2, ये पॉइंट 2π। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, और ये वाला 0। मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक, और मिनिमम कहाँ तक, -1 तक। ठीक है, अब आप कोई सोचे सर हमें x तो मालूम नहीं है, इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे। तो x मालूम नहीं है बट हम अप्रोक्सीमेटली तो ले सकते हैं, और आप जानते हो साइन t कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये अपने एक पीरियड में मैक्सिमम से मिनिमम तक दे देगा। ठीक है, तो आप कम से कम 2π तक तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके आगे कंसीडर करोगे तो वापस वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगी, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं सबसे पहले सोचता हूं कि x क्या है, तो मैं मान लेता हूं अभी कि x जो है वो मेरा 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, मतलब मैंने केस 1 लिया कि मेरा x क्या है, 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से ले लिया, 0 पे ओपन और π/2 पे भी ओपन। भाई 0 के इक्वल नहीं लेंगे, नहीं तो फिर 0 से बड़ा 0 से छोटा तो t केवल एक ही हो पाएगा, 0। ठीक है, तो मैंने क्या करा, x कंसीडर करा 0 से π/2 के बीच में। अब आप सोचो अगर x मेरा 0 से π/2 के बीच में कहीं पे भी है, मान लो यहाँ है, तो यहां तक का ग्राफ। ठीक है, अगर x 0 से π/2 के बीच में है, मान लो यहां है, तो अब मेरा t कहां से कहां लाई कर सकता है, मेरा t लाई कर सकता है 0 से लेकर x तक, मतलब यहां तक। और आपको ध्यान रखना है x कहां तक जा सकता है, π/2 के क्लोज तक जा सकता है। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा, इसके लिए जो ग्राफ आएगा उसमें बताओ मैक्सिमम और मिनिमम क्या मिलेगा। भाई जो भी ग्राफ आएगा, ग्राफ यहां तक आएगा, दिख रहा होगा। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम जो होगी वो fx होगा और मिनिमम जो होगी वो gx होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तब होती जब मेरा t कहां तक जा सकता हो, π/2 तक, और t कहां तक जा सकता है, x तक। तो x देख रहा है, x क्या है, π/2 से छोटा है, मतलब जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट 1 नहीं होगी, 1 से थोड़ा सा कम होगी। ठीक है ना, तो 1 से थोड़ा सा कम हम जानते, कोई वैल्यू ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, तो मैं बोल देता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो क्या है, लगभग 1 से छोटी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। और gx क्या है, gx तो दिख रहा है 0 पे ही मिनिमम देगा, तो ये तो एग्जैक्टली 0 दिख रहा है। अब आप 1 से छोटी मतलब जस्ट छोटी वैल्यू कंसीडर करो, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस भी क्या होगा, 1 से जस्ट छोटा सा, 1 से जस्ट छोटा होगा, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, मतलब केस 1 के लिए मेरा hx कितना आ जाएगा, डिफरेंस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। भाई 1 से छोटा सा, चलो एग्जांपल के तौर पे मान लो 0.99999 है। ठीक है ना, fx मेरा, तो 0.99 है ना, इस तरीके से। तो इसका और इसका डिफरेंस भी यही आएगा,
उस डिफरेंस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अच्छा नेक्स्ट केस देखते हैं। मान लो x मेरा एग्जैक्टली कितना हो गया, π/2 हो गया। ठीक है, x मेरा एग्जैक्टली π/2 हो गया, या फिर एक इंटरवल में भी ले सकते हैं। मान लो π/2 से लेकर मैंने कहां तक ले लिया, 3π/2 तक, बट ध्यान रखना मैंने 3π/2 पर क्लोज नहीं लिया, ओपन लिया। ठीक है, तो अब आप सोचो, है ना, मैं यहां से इसको हटा देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अब आप बताओ मेरा x कहां से कहां तक हो सकता है, इस रेंज में मेरा x कहीं भी हो सकता है। अब ठीक है, इस रेंज में कहां से कहां लेना है, π/2 से 3π/2। ठीक है, मतलब अब मेरा x यहां से यहां तक हो सकता है। ठीक है ना, कहां से कहां तक, π/2 से 3π/2 के बीच में। तो अब अगर x π/2 से 3π/2 के बीच में, ध्यान रखना 3π/2 पे कैसा है, ओपन। तो अब बताओ t तो कहां से कहां लाई करेगा, 0 से, और 0 से जहां तक x जाएगा। तो अभी मान लो मेरा x यहां पे है। ठीक है ना, x अगर यहां पे है तो ग्राफ कितना आएगा मेरे पास, 0 से लेकर यहां तक का ग्राफ कंसीडर करो। तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1। ठीक है ना, और वो fx होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1। मिनिमम कितनी आएगी, तो मिनिमम अभी तो यहाँ 0 दिख रही है, बट जब आप और आगे जाओगे तो ये नेगेटिव आना चालू हो जाएगी। तो ये नेगेटिव में कहां तक जा सकती है, 3π/2 के जस्ट क्लोज, और 3π/2 के जस्ट क्लोज जो है वो -1 से क्या होगी, थोड़ा सा बड़ी होगी। तो -1 से थोड़ा सा बड़ी होगी, मतलब मैं बोल सकता हूं कितनी होगी, -0.9999 होगी। अब इनका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होगा 1.999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। चलो इसी तरीके से एक और केस देख लो, केस 3। मान लो मैंने x कहां से कहां कंसीडर कर लिया, 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π। तो अब आप सोचो x जो है वो 3π/2 से 2π है। ठीक है ना, मतलब x मेरा 3π/2 से 2π, और 3π/2 भी हो सकता है। तो इतना ग्राफ मुझे, मतलब इतने में मुझे x लेना है। ठीक है, तो मान लो x मैंने कहीं पे भी ले लिया। अब मेरा t कहां से कहां लाई करेगा, 0 से x। तो t अगर 0 से लाई करेगा मतलब मेरा ग्राफ यहां से लेकर इस x तक मैं कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है ना, ये ग्राफ मैं कंसीडर कर सकता हूं। तो अब इस ग्राफ में देखो मैक्सिमम कितना मिलेगा और मिनिमम कितना मिलेगा। तो मैक्सिमम मिलेगा 1 और मिनिमम मिलेगा -1। तो fx हो जाएगा 1 और gx हो जाएगा -1। इनके डिफरेंस का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि hx में केवल, मतलब इसकी रेंज में केवल 3 एलिमेंट होंगे, 0, 1 और 2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरीके से x कंसीडर करा, फिर t का इंटरवल में, t के इंटरवल में हमने पता करा कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा, उसके डिफरेंस का क्या लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर। नंबर 6, इसमें बोला है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, x is positive and n lying from 10 to 100, और बताना है सच दैट द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। इक्वेशन में लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² प्लस x माइनस n इक्वल टू 0। ठीक है, और बोला है कि ये ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हमें क्या करना है, हमें n की पहले पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है ताकि इस इक्वेशन के पास क्या हो, सॉल्यूशन हो। फिर जो पॉसिबल वैल्यूज होंगे उनका क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले देखो यहां पे दिख रहा है कि n जो है, ठीक है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो n इंटीजर है, और यहाँ x कुछ भी रख के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या बचा हुआ होगा, इंटीजर। मतलब यहां से आपको पता चलेगा कि x भी क्या होगा, इंटीजर होगा,
और पॉजिटिव इंटीजर होगा मतलब x भी क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब अगर x नेचुरल नंबर हो गया तो ये सॉल्व होके क्या देगा, इंटीजर देगा। तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 2x² माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एन इक्वल टू 0। आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर क्या होता है, इंटीजर। तो ये इस तरीके से हमने डायरेक्टली बाहर लिख दिया। अब फाइंड तो करना है n, तो इसको उधर ले जाओ और फैक्टराइज कर लो, तो ये आ जाएगा x इंटू 2x प्लस 1। और x नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते चले जाओ तो n मिलते जाएगा। देखो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 रखेंगे तो आ जाएगा 4 5 और इंटू 2 10, 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21, 4 रखेंगे तो 9 4 जा 36, 5 रखेंगे तो 55, 6 रखेंगे तो 13 6 जा 78, 7 रखेंगे तो 15 इंटू 7 105 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। बट आपको n क्या लेना है, 10 से 100 के बीच में। तो 3 रिजेक्ट, 10 रिजेक्ट और फिर आगे की वैल्यू सब रिजेक्ट हो जाएंगी। तो n मिला केवल यहां से यहां तक, जिसका सम आसानी से आ जाएगा। क्लियर है।